नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच नए प्रस्ताव के साथ आज फिर होगी बातचीत। यातायात अस्त व्यस्त होने पर हाईकोर्ट सख्त। रेलवे को अब तक 100 करोड़ का नुकसान। क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई तेज। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। सुनवाई आज। नक्सलियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल से रक्षा मंत्री का इनकार। मनोहर पारिकर ने दिलाया 1 रैंक 1 पेंशन योजना को जल्द लागू करने का भरोसा। पूरे देश में गर्मी और लू से अब तक 1412 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा मौतें। मानसून के कल केरल तट से टकराने की उम्मीद। इराक के अनबार प्रांत में सेना के अभियान को बड़ा धक्का। आईएस आतंकियों के आत्मघाती हमले में 17 सैनिकों की मौत। सेना ने तेज किया अभियान। राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच आज नए प्रस्ताव के साथ फिर से बातचीत होगी। दोनों पक्षों के बीच जयपुर में हुई चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर आंदोलन पर सख्त रुख दिखाते हुए हाईवे से आंदोलनकारियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को आज कोर्ट में पेश होने को कहा है। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेलवे को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजस्थान सरकार नए सिरे से गुर्जर आंदोलन को खत्म करने की कवायद में जुट गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर नेताओं को नए प्रस्ताव के साथ बातचीत का न्योता दिया है। राजस्थान सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच कल शाम हुई बातचीत बेनतीजा रही। गुर्जर नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं। दोनों पक्ष नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। सरकार के विकल्प खुले हैं और कल की वार्ता के बाद हम निर्णय की ओर पहुंचेंगे। अभी हमारी वार्ता अधूरी है। नहीं, सरकार का कोई फार्मूला नहीं था। हमारा 50% के अंदर की मांग है, उस मांग पे सरकार का कोई फार्मूला नहीं है। ये कल बैठने की दोबारा कह रहे हैं। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर आंदोलन पर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब कर गुरुवार तक मामले की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही हाईवे से आंदोलनकारियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डिविजनल रेलवे मैनेजर को भी तलब किया है। हम सबसे पहले तो आंदोलनकारी और उनके जितने भी नेता हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको समझाइश करने का प्रयत्न करेंगे कि इस अवमानना नोटिस की पालना हाईकोर्ट की सरकार के लिए लाजमी होती है। अच्छा होता यदि माननीय हाईकोर्ट सरकार को निर्देश देते कि जो 10 साल से एसबीसी के लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांग का भी निस्तारण करें। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय के लोग बीते गुरुवार से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से रेलवे को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। आंदोलन के चलते कोटा मथुरा मार्ग पर 326 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को या तो रद्द करना पड़ा या रास्ता बदलना पड़ा है। इसके अलावा 21 मई से IRCTC की वेबसाइट पर करीब 1,90,000 टिकट रद्द किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने वाली केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बताया गया है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था जिसे रिश्वतखोरी के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि एसीबी का उसके अधिकारियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जिसे दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय ने 21 मई को अधिसूचना जारी करके कहा था कि एसीबी पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार की सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा। दिल्ली विधानसभा ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ कल प्रस्ताव पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और ज्यादा अधिकारों की हिमायत की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल उनके कार्यक्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि वो ये प्रस्ताव उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के साथ साथ सभी सांसदों को भेजेंगे।
तमाशा नहीं है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन ज्यादा अधिकारियों की मांग के साथ विधानसभा ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली सरकार को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से इतनी बार मिलता हूँ, एलजी साहब ने एक बार मेरे से ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली का क्या हाल है, सबको बिजली मिल रही है, सबको रोटी मिल रही है, सबको पानी मिल रहा है, सबको सड़क ठीक ठाक। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है सबका, कुछ तो गड़बड़ है सर। हालांकि बीजेपी ने चर्चा के दौरान वॉकआउट कर विरोध जताया। और सरकार की एजेंसी और इस बीच दिल्ली सरकार ने 2 बड़े तबादले कर दिए। दिल्ली सरकार ने अनिंदो मजूमदार को सीएसडी दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन और परिमल राय को प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण नियुक्त किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मूल मुद्दों से भटक चुकी है। वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए केंद्र से और ज्यादा अधिकार की मांग कर रही है। इस सरकार ने केवल झूठ बोलने के अलावा कोई और कार्य नहीं किया है और पिछले 100 दिनों के अंदर ये सरकार हर खेमे में विफल रही है। और हमारा ये मानना है कि जो 2 दिन का सेशन बुलाया गया है उसमें दिल्ली की समस्याओं की चर्चा होनी चाहिए। बिजली की दिल्ली में दिक्कत है, पानी की दिल्ली में दिक्कत है। दुर्भाग्य से इन सब चीजों की दिक्कत डिस्कस करने की जगह यह सरकार यहाँ पे अपने अधिकार कैसे और मिल जाए उसको चर्चा कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के केंद्रीकरण के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी और भूमि बिल जल्दी पास हो जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि बिल पर गरीब और किसानों की भलाई के लिए उनकी सरकार किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और जनता की भलाई सरकार की प्राथमिकता बताया। भूमि बिल और जीएसटी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों बिलों को जल्द ही पास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो गांव, गरीब और किसान की भलाई के लिए किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं। सूट बूट की सरकार के विपक्ष के आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि आम चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। उन्होंने विदेश यात्राओं पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा या किसी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के केंद्रित होने के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत अब भी नाजुक है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार का मामला उठा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया। लंबे अरसे बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को खुलकर बोले। कांग्रेस के छात्र संगठन इकाई एनएसयूआई के कार्यक्रम में उन्होंने एनडीए सरकार की कई नाकामियां गिनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की कई योजनाओं को नया बताकर लॉन्च किया जा रहा है। What is it is make in India? This is a carbon copy of the program that our government had chalked out as new manufacturing policy, under which we had pledged that we will raise the share of manufacturing in total national income. अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी मनमोहन सिंह ने सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा। अपने शासनकाल में नीतियों में शिथिलता के आरोप का उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। When we left office in 2014, in the past 10 years, our economy grew at an average annual rate of 8.5%. This is an all-time record. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में निवेश से लेकर कृषि क्षेत्र में निराशा का माहौल है। हालांकि बीजेपी ने मनमोहन सिंह के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। मैं इतना निश्चित मानता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी खुद करप्शन न करना नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है दूसरों को भी करप्शन न करने दे
पूरी व्यवस्था से करप्शन को उखाड़ कर फेंक देंगे। पिछले एक साल में शायद ये पहला मौका है जब पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने का वक्त चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एनडीए सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आवास 7 रेसकोर्स रोड गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बैठक को शानदार बताया। एनडीए सरकार ने मंगलवार को ही 1 साल पूरा किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नक्सलियों से निपटने के लिए सेना के इस्तेमाल की संभावनाओं को खारिज किया है। केंद्र की मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियों की जानकारी देने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे रक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को जल्द लागू करने का भरोसा भी दिलाया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सेना की तैनाती की संभावनाओं को खारिज कर दिया। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सेना की जरूरत नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो सेना अर्धसैनिक बलों और पुलिस को साजो सामान और प्रशिक्षण के रूप में मदद करने के लिए तैयार है। अगर वो टैकल कर सकते हैं तो इफ वी टैकल द पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रेन देम प्रॉपरली, आई थिंक दे कैन आल्सो, दे कम फ्रॉम द सेम ब्रीड ना, मतलब भारतीय है सब। 1 रैंक 1 पेंशन नीति के मामले में कांग्रेस की आलोचनाओं का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ठोस खाका तैयार कर लिया है और इसे जल्द पेश कर दिया जाएगा। हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, वो मोर और लेस इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। उसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ा माइनर कुछ करेक्शन होगा, गलती होगी, मिस्टेक, तो अदर मिनिस्ट्रीज देखेगी, लेकिन ये तय है कि कभी ना कभी अभी वो इम्प्लीमेंट होगी। हालांकि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे को लेकर पूछे गए सवालों पर रक्षा मंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता वो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों से जुड़े पेंशन में देरी जैसे मुद्दों को लेकर बनी उदासीनता के माहौल पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों को इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की तीसरी बैठक के दौरान यह मुद्दा आया। CGHS के तहत सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को लंबित मुद्दों और शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बुनियादी संरचनाओं और उनसे जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों की जमीनों के बाद केंद्र सरकार अब मछुआरों से समुद्र छीन रही है। उन्होंने एनडीए पर कमजोर तबके की अनदेखी का आरोप लगाया है। तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को 45 से 61 दिन करने के केंद्र के फैसले की भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों और मछुआरों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी बुधवार को केरल के तटीय इलाकों में मछुआरों का दर्द बांटने पहुंचे। त्रिशूर जिले के चवाकड़ इलाके में लोगों ने उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। मछुआरों की बस्तियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनकी समस्याएं गौर से सुनी। राहुल गांधी ने मछुआरों पर अप्रैल से मई के बीच हर साल लगाए जाने वाले प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और मछुआरों से उनका हक छीनने में लगी है। That they are taking land away from farmers, they are also trying to take the sea away from fishermen. For the people who live near the sea is like a mother. They are taking your mother and giving the mother away to somebody else. मछुआरों की परेशानियां समझने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष रबड़ किसानों की परेशानियां पूछने एर्नाकुलम जिले के अलुवा पहुंचे। इन दिनों राहुल गांधी देश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर किसानों समेत अलग अलग तबकों के मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस इंडिया को रोजमर्रा के कामों के लिए घरेलू चंदा प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल के लिए 2 खातों के उपयोग की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार स्वैच्छिक संगठनों को अपने ही पैसे के इस्तेमाल से रोक नहीं सकती।
कोर्ट ने ग्रीन पीस संगठन को अपनी मियादी जमा राशि को भुनाने की अनुमति भी दी है। कोर्ट ने इस संगठन को ताकीद की कि जमा राशि और नए चंदे का उपयोग कानून के मुताबिक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच के दौरान मियादी जमा के स्रोत का निर्धारण कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को ग्रीन पीस के आवेदन पर विदेशी चंदा विनियमन नियमावली के नियम 14 के तहत 8 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया। सरकार ने ग्रीन पीस का पंजीकरण रद्द कर दिया था। सरकार का कहना है कि ग्रीन पीस इंडिया ने विदेशी चंदे को घरेलू चंदे के साथ मिलाकर नियमों का उल्लंघन किया। गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि संगठन को जिस मकसद के लिए चंदा मिला वो उस पर खर्च नहीं किया जा रहा था। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार चुनाव से पहले तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण, जनता परिवार विलय पर अनिश्चितता के बादल, किससे हाथ मिलाएंगे मांझी और क्या है बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति। देखिए देश देशांतर बिहार के चुनावी समीकरण। राज्यसभा टीवी की कोशिश, बात इंसानियत की, जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रहे। घंटों की मेहनत और मुआवजे के नाम पर चंद रुपए। कहानी जंगल के रखवालों की। सोलेगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। सफर लहरों के सौदागरों के साथ। अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात गर्मी के प्रकोप की। देश भर में लू का कहर जारी है। देश भर में अब तक भीषण गर्मी से 1412 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1360 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल तट पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इस समय पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड के डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लू से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और डीटीसी बस का ड्राइवर हूँ मैं। बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम तो हमको एसी बसें मिले तो काफी अच्छा होता है उसमें। आजकल गर्मी जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन गर्मी से बचने के उपाय भी हैं। एक तो जब भी आप बाहर निकलें घर से अच्छे से खूब सारा 2-3 गिलास पानी पी के निकलें। जब कच्ची प्याज जरूर खाएं, लू से बचे रहेंगे। गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही 29 या 30 मई को मानसून केरल तट पर अपनी दस्तक दे सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन है, इसमें उत्तर पश्चिम भारत में भी, पूर्वी भारत में भी और आंध्रा का जो इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, वहाँ भी बादलों के साथ थंडर शावर्स होने की चांसेज हैं। दिल्ली एनसीआर में, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में भी डस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। ऐसे में 28-29 को हीट वेव में काफी कमी आ जाएगी। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। यहाँ 1000 से ज्यादा लोग लू और गर्मी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा हटाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि त्रिपुरा में बीते 18 साल से आफ्स्पा लागू था। मुख्यमंत्री मानिक सरकार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ। मानिक सरकार सूबे के गृह मंत्री भी हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी 1997 को यह अधिनियम लागू हुआ था। जर्मनी के रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जर्मनी ने निर्माण, साइबर सुरक्षा और समुद्री सहयोग समेत रक्षा तकनीक और उपकरणों के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की बात कही है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जर्मन कंपनियों को भारत में रक्षा निर्माण, रक्षा अनुसंधान और विकास के अवसरों का फायदा उठाने के लिए आमंत्रित किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल अक्टूबर 2015 में अपने दौरे को लेकर काफी उत्सुक हैं। भारत जर्मनी को कौशल विकास और निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी मानता है। The topics related to IT and cyber are discussed in Germany. The name India sooner or later comes up.
Therefore, thinking about smart combinations of skills in cyber, India and Germany are natural partners. और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इराक के अनबार प्रांत में सेना को निशाना बनाकर आईएस आतंकियों ने कई आत्मघाती हमले किए हैं। इन हमलों में 17 इराकी सैनिक मारे गए, कई सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर है। सेना को इस हमले से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आईएस के इस हमले से सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। आतंकियों का यह हमला सरकार की इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही हुआ, जिसमें सरकार ने अनबार पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने के लिए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। इस समय अनबार पर आईएस आतंकियों का नियंत्रण है। वहीं यमन की राजधानी सना में बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर हुए सऊदी अरब के हवाई हमलों में 45 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। यमन में पिछले 2 महीने से चल रही लड़ाई में सऊदी गठबंधन का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यह हमला उस वक्त हुआ जब यमनी सैनिक हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए हथियार लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन हमलों से पुलिस मुख्यालय के आसपास की इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। चश्मदीदों के मुताबिक सऊदी सेना ने हुदैदा, सदा और हज्जाज में भी हमले किए। यमन के कई बड़े शहर पिछले कई महीनों से हूथी विद्रोहियों के कब्जे में हैं, जिन्हें पीछे हटाने के लिए सऊदी अरब हवाई हमले कर रहा है। 26 मार्च से जारी संघर्ष में अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ यानी फीफा के 11 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फीफा के उपाध्यक्ष जेफरी वेब भी हैं। इसके अलावा दूसरे और 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका से मिले वारंट के बाद स्विट्जरलैंड पुलिस ने सभी को ज्यूरिक के एक होटल से गिरफ्तार किया। अमेरिकी जांच एजेंसी ने इन सभी पर 1990 से आज तक गैर कानूनी तरीके से अरबों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सभी अधिकारी विश्व कप फुटबॉल के दौरान स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग में हेरफेर करते थे। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस घटना को फुटबॉल के इतिहास का काला दिन बताया है। इस बीच फीफा ने कहा है कि शुक्रवार को अध्यक्ष का चुनाव तय समय के मुताबिक ही होगा। सिडनी में चल रही ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में साइना नेहवाल महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। साइना ने मलेशिया की यी यू को सीधे गेमों में 21-12, 21-10 से मात दी। वहीं फुटबॉल एकल में के श्रीकांत भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहला सेट हारने के बाद श्रीकांत ने वापसी करते हुए डेनमार्क के विटिंगिस को 14-21, 21-8, 22-20 से हरा दिया। वहीं महिला डबल्स की बात करें तो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। गुट्टा पोनप्पा की जोड़ी ने समाथा और ताबिलिंग की डच जोड़ी को 21-13, 21-13 से हरा दिया। हालांकि महिला एकल खिलाड़ी पीवी सिंधु को संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीन की वांग से हारकर पहले ही दौर से बाहर होना पड़ा। और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस की। भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने जीत के साथ फ्रेंच ओपन के सफर का आगाज किया है। लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स के पहले दौर के मुकाबलों में जोड़ीदार के साथ जीत दर्ज करने में सफल रहे। वहीं सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने आसान जीत के साथ महिला युगल के दूसरे दौर में जगह बनाई। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने पहले दौर में जर्मनी की जूलिया जॉर्ज और चेक गणराज्य की बारबोरा की जोड़ी को मात दी। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने 6-3, 6-0 से मुकाबला जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। पुरुष युगल मुकाबले में पेस ने जोड़ीदार डेनियल लेस्टर के साथ जेम्स डकवर्थ और क्रिस की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को मात दी। पेस की जोड़ी ने 3 सेटों तक चले मुकाबले को 6-2, 5-7, 7-5 से जीत लिया। वहीं रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्गिया की जोड़ी ने फिलिप और विक्टर की सर्बियाई जोड़ी को हरा दिया। बोपन्ना की जोड़ी ने मुकाबला 5-7, 6-3, 6-4 से जीता। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। कल खेले गए दूसरे दौर के मुकाबलों में फेडरर ने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोल्स को हरा दिया। फेडरर ने मुकाबला 6-2, 7-6, 6-3 से जीत लिया। इस दौरान फेडरर को कई बार संघर्ष भी करना पड़ा। फेडरर ने पहले सेट में आसान जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें टाई ब्रेकर तक जूझना पड़ा। फेडरर ने 2 बार अपनी सर्विस गंवाई। हालांकि तीसरे सेट में आसान जीत के साथ फेडरर तीसरे दौर में प्रवेश कर गए। स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका भी सर्बिया के लाजोविच को 4 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। दूसरी तरफ
रूस की मारिया शरापोवा में महिला एकल के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। दूसरे दौर के मुकाबले में शरापोवा ने हमवतन विटालिया दियाचेंको को मात दी। शरापोवा ने मुकाबला 6-3, 6-1 से जीत लिया। तीसरे दौर में शरापोवा का मुकाबला समंथा स्टोसुर से होगा। स्टोसुर ने फ्रांस की वाइल्ड कार्ड धारक हेसी को आसान मुकाबले में 6-0, 6-1 से शिकस्त दी है। क्लासिक हिंदी फिल्मों का जिक्र जब भी होता है तो महबूब खान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भी उनकी फिल्मों के कायल है। महबूब साहब ने हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्म मदर इंडिया का निर्माण और निर्देशन किया था। दरअसल मदर इंडिया उनकी ही बनाई फिल्म औरत का रीमेक थी। महबूब खान की आज पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं इस बेमिसाल फिल्म मेकर को उनकी फिल्मों के कुछ गीतों और दृश्यों के जरिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तू इस फुटपाथ का प्रिंस, तो सारे देश का कीमू, हिंदुस्तान का हर बच्चा हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, मगर तेरे जैसे क्रिमिनल हिंदुस्तान के दुश्मन है, दुश्मन। नैनों से नैन हुए प्यार, आज मेरा दिल आ गया, अरमा पे छाई है बहार, आज मेरा दिल आ गया। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, उल्फत से झोली भर ले। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच नए प्रस्ताव के साथ आज फिर होगी बातचीत। यातायात अस्त व्यस्त होने पर हाईकोर्ट सख्त, रेलवे को अब तक 100 करोड़ का नुकसान। क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई तेज। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, सुनवाई आज। नक्सलियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल से रक्षा मंत्री का इनकार। मनोहर पर्रिकर ने दिलाया 1 रैंक 1 पेंशन योजना को जल्द लागू करने का भरोसा। पूरे देश में गर्मी और लू से अब तक 1412 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा मौतें। मानसून के कल केरल तट से टकराने की उम्मीद। इराक के अनबार प्रांत में सेना के अभियान को बड़ा धक्का। आईएस आतंकियों के आत्मघाती हमले में 17 सैनिकों की मौत। सेना ने तेज किया अभियान।